Hello friends, welcome to our channel that is SOS Classes Sparkle of Success Classes. Now let's begin our new topic on polity, that is Constituent Assembly and important committees of assembly and their chairman. ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस अधिकतर आते ही आते हैं एसएससी में, और नहीं तो रेलवेज में या बाकी दूसरे एग्जाम्स में भी इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक तो ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है क्या। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बनाई गई थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसको फ्रेम करने के लिए एक असेंबली बनी थी, जैसे नोन एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब आता है कि कुछ मेन पॉइंट्स जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है कि आ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन प्लान करके जो ब्रिटिशर्स द्वारा भी शुरू करा गया था उसके अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी गई थी। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जो प्रोविंसेस बांटे गए थे ब्रिटिश द्वारा उससे हमारे चुने गए थे बाकी मेंबर्स। फिर आता है ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन, यानी जो भी प्रोविंस की पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग सीट्स मिली गई थी। अब टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितने मेंबर थे। तो इसको एक याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे 395 आर्टिकल्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हम याद कर लेंगे 385, क्योंकि ओवरऑल मेंबर 385 थे, बट जो एक्स्ट्रा 4 मेंबर्स है जो 389 बनाते हैं वो 4 मेंबर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, जैसे क्रिप्स हो गया और पैट्रिक हो गया, जो 4 जने कैबिनेट मिशन प्लान में आए थे इंडिया, वो लोग हैं 4 जने। तो इसलिए 385 मेन मेंबर्स थे और बाकी 4 पीपल वो। तो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि 395 आर्टिकल्स से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर हो गए, 385। फिर आता है आफ्टर पार्टीशन द मेंबर्स वर 299, सिर्फ 299 मेंबर्स बच गए थे, जिसमें से 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे। कब, 26 नंबर 1949, जिसको हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, और उसको 2007 से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी भी हमने मनाई थी। अब आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है वो किसने कॉइन करी सबसे पहले, तो वो है एम एन रॉय। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो थी 9 दिसंबर 1946, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसमें प्रेसिडेंट बने थे, पर वो सिर्फ एक दिन के लिए बने थे। बट जब 11 दिसंबर 1946 को वापस से जब हुई थी मीटिंग, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट चुना गया और वो लास्ट तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट वो ही रहे। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितना टाइम लगा, 2 years 11 months and 18 days। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे, उनको कब लिया गया, वो था 22 जनवरी 1947। उनको पहले चुना नहीं था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बट बाद में जब बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि उनको भी लेना चाहिए, तो 22 जनवरी 1947 को ये सब हुआ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, B.N. राव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। और अभी कितने हैं, ये आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, और साथ में कितने अमेंडमेंट्स हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू फुल इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को सब कुछ हो चुका था, पर फिर भी 26 जनवरी 1950 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फुल इफेक्ट में लाया। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया। ये आप सब दोस्तों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा कि करंटली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स और अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स हैं, और 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया रिपब्लिक डे हमारा। अब आते हैं मेन टॉपिक जो है द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन। तो कौन सी जो मेन बड़ी बड़ी कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और उनके चेयरमैन कौन थे, इसको याद करने की ईजी ट्रिक भी मैं बताऊँगा, और सारे जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो कमिटीज़ थी वो भी सारे मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आती है कमिटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमेटी, यानी जो मेन प्रेसिडेंट का काम होगा वही ये काम करेगा, जो ओवरव्यू देखता है कि सारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसलिए इसका जो चेयरमैन होएगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे। फिर दूसरा आता है यूनियन पावर, फाइनेंस एंड स्टाफ एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। इसका सबसे पहले बेस्ट तरीका है याद रखने का कि प्राइम मिनिस्टर कौन था हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और
उन्हीं के पास स्टार्टिंग में सारी यूनियन पावर थी। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यूनियन पावर, फाइनेंस एंड स्टाफ, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के मेन चेयरमैन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं स्टेट एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके चेयरमैन थे। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी पे आते हैं और उसका चेयरमैन याद रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, एज यू ऑल नो। और ड्राफ्टिंग कमेटी कितने लोगों की थी, 7 मेंबर्स। और वो 7 मेंबर्स कौन कौन थे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, बट नंबर ऑफ पीपल्स यू शुड रिमेंबर। नाउ क्रीडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब आता है हाउस कमेटी। इसको याद रखने का एक बहुत ईजी तरीका है, हाउस कौन चला सकता है, हाउस वही चला सकते हैं, यानी हाउस में कौन चला सकता है, लेडीज़ यानी सीता। तो इसलिए इनका जो नाम होएगा, चेयरमैन का नाम क्या है, बी पताभी सीतारमैया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हाउस कौन चलाता है, लेडीज़ में हो जाएगा सीता, तो इसलिए बी पताभी सीतारमैया। फिर आता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस से बात है तो बिजनेस कौन करता है, सबका मुंशी जी बैठते हैं बिजनेस में अधिकतर। तो इसलिए आप इसको याद रखने का तरीका क्या है, द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटीज KM मुंशी। अब फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी वो किनको देख रही थी, JB कृपलानी। और 9th द कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो फंक्शंस क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हो गया GV मवलानकर। तो ये सारी तो मेन कमिटीज़ हो गई और मेन चेयरमैन हो गए उन सब के। अब आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने पहले कहा था ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। इसलिए द ड्राफ्टिंग कमेटी सबमिटेड अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन फरवरी 21, 1948। यानी उन्होंने एक ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को दे दिया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी कितने लोगों की थी, 7 मेंबर्स से थी। और जो इनका हेड कौन था, मैंने पहले भी पढ़ा है कि चेयरमैन कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब बात आती है कि वो 2 पर्सन जो इस कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 जने चेंज हुए थे और ये क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, इवन कौन बने करोड़पति में भी पूछा गया है। तो वो 2 जने कौन है, सबसे पहला आता है BL मित्तल। जो BL मित्तल है उसको रिप्लेस किसने करा था, N माधवा राव ने। और दूसरा है डॉक्टर DP खेतान, इसको रिप्लेस करा था TT कृष्णमाचारी ने। और DP खेतान को क्यों रिप्लेस करना पड़ा था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी इसलिए। तो ये दोनों जने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी नंबर ऑफ मेंबर्स की 7 मेंबर्स थे। वी विल बी सर्विंग यू मोर विद आवर मोर ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स। हम आपको और सारे टॉपिक्स पे फ्री यूट्यूब पे ऑनलाइन लेक्चर्स देते रहेंगे, पर उसके लिए प्लीज़ 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 ये 3 मैजिकल थिंग्स जरूर करना। लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। एंड इफ़ यू थिंक कि ये कुछ नॉलेजेबल थी एंड आपके एसएससी या कोई भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में ये फ़ायदा कराएगी, तो प्लीज़ इसको खुद भी पढ़ना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना।